नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। सबसे पहले हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का तथा बीए तृतीय वर्ष के हिंदी ऐच्छिक सभी छात्रों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। मित्रों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने हिंदी भाषा एवं साहित्य संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर मेरा विवेचन प्रस्तुत किया है। आप सब लोगों ने उसका लाभ निश्चित रूप से लिया होगा। आप बीए तृतीय वर्ष का पंचम सत्र का 10वां प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, इसको लेकर मैं मेरा विवेचन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत प्रश्न पत्र के ऊपर मैंने कई कड़ियों के माध्यम से मेरा विवेचन प्रस्तुत किया है। हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास, इस बिंदु के अंतर्गत हिंदी भाषा संसार की किस भाषा परिवार से संबंधित है, साथ ही साथ हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ। आप सभी प्रत्यक्ष ये प्रश्न पूछने के बाद बताते हैं कि हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ, संस्कृत से उसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन कोई भी भाषा एकाएक अन्य भाषा को जन्म नहीं देती, बल्कि अन्य भाषा रूप को जन्म देती है। जैसे भाषा का उद्भव एवं विकास, इस बिंदु को देखते समय आपने ये देखा कि प्राचीन आर्य भाषा, जिसका समय अवधि ईस्वी पूर्व 1500 से ईस्वी पूर्व 500, ईस्वी पूर्व 1500 से पूर्व भी भाषाएं थी। मैंने एक बार मेरे विवेचन में ये भी बताया था कि मनुष्य ने अपने जीवन के विभिन्न प्रयोजन की पूर्ति के लिए सबसे पहले किसका आविष्कार किया होगा, तो भाषा का किया है, और उसके बाद लिपि का उद्भव हुआ। और आज की जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि के विकास से या उसके उद्भव से ही हिंदी भाषा का उद्भव का इतिहास हमारे सामने आता है, क्योंकि उसके पहले के कुछ अवशेष कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन भाषा मनुष्य की उत्पत्ति के साथ भाषा ने जन्म लिया। लाखों वर्ष पूर्व से भाषा प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर भाषा का इतिहास जब सामने आता है, तो वह इतिहास ईस्वी पूर्व 1500 से आता है। वेद, पुराण, शास्त्र, साहित्य, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि के माध्यम से भाषा के विकास को या उसके उद्भव को देखा जाता है। प्राचीन आर्य भाषा, इस बिंदु के अंतर्गत हमने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तत्पश्चात मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जिसका समय अवधि ईस्वी सन पूर्व 500 से ईस्वी सन 1000 तक, यानी इस कालखंड के अंतर्गत भाषिक परिवर्तन प्रचुर मात्रा में हुए। वैदिक संस्कृत से के कालखंड में जो जन भाषा थी वह लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत मूर्त रूप धारण करने के बाद लौकिक संस्कृत ने वैदिक संस्कृत का स्थान लिया। वह साहित्य एवं व्यवहार की भाषा बनी। उसके बाद जब वह साहित्य एवं व्यवहार की भाषा बनी, उस समय जन भाषा यह पाली थी। बाद के कालखंड में बौद्ध काल या गुप्त काल के अंतर्गत पाली यह साहित्य एवं व्यवहार की भाषा बनी, और उस समय जन भाषा प्राकृत थी। तत्पश्चात प्राकृत यह
साहित्य या व्यवहार की भाषा बनी, और उस समय जन भाषा ये अपभ्रंश भाषा थी। न तो वह प्राकृत जैसी थी, न पाली जैसी थी, न वैदिक या लौकिक संस्कृत जैसी थी, और ना ही आज की हिंदी जैसी थी। यानी अपभ्रंश यानी भ्रमकाल, भ्रमण काल, परिवर्तन काल, संधि काल। जैसे दिन और रात के बीच में जो संधि काल होता है, उसी प्रकार से न तो उसे हम दिन कहते हैं न रात कह सकते हैं। उसी प्रकार का ये अपभ्रंश काल, और अपभ्रंश काल के अंतर्गत कई भाषिक परिवर्तन या भाषिक रूप भौगोलिकता के आधार पर, समाज के आधार पर दिखाई देने लगे। उसमें 7 मुख्य रूप थे, जिसका विवेचन मैंने पिछली कड़ी में ही किया है। सौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। इन अपभ्रंशों के माध्यम से आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, उद्भव हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं ने अपना रूप निर्माण किया। अब यहाँ पर आधुनिक आर्य भाषाओं को देखते समय आधुनिक आर्य भाषा का जो समय है वह ईसा सन 1000 से ईसा सन 2020 तक का माना जाता है, अब तक का। मित्रों, जैसा कि पहले बताया गया है कि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं यथा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, साथ ही साथ गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, उसके पश्चात बंगाली, बिहारी, उड़िया, असमिया और मराठी जैसी आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव हुआ। आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी, पहाड़ी इन 5 भाषाएं हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी गई, और उसमें कई प्रकार की बोलियां प्रचलित होने लगी। कालांतर में प्रत्येक बोली विकसित हो गई। आज हिंदी की प्रातिनिधिक रूप में हिंदी का प्रतिनिधित्व करने वाली बोली जो है, इन 5 उपभाषाओं में से भी सरस वो है खड़ी बोली। आज जब हम साहित्य व्यवहार में जब प्रयोग करते हैं तो खड़ी बोली हिंदी का करते हैं। अब ये जो विकास यात्रा है वो कैसे आगे बढ़ी, इसको भी देखना आवश्यक है। यानी अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में भाषा का एक और रूप प्राप्त होता है, जिसे विद्वानों का एक वर्ग अवहट कहता है तो दूसरा वर्ग उसे ही प्राचीन हिंदी कहता है। अवहट नाम स्पष्ट रूप से विद्यापति की कीर्ति लता, कीर्ति पताका जैसी ग्रंथों में उल्लेखित है। देसील बनाया जब जन मिठा, ते तैसन जमपाओ अवहट्टा। उन्होंने इन पंक्तियों से देसील बयान यानी देसी कथन और अवहट को ही माना है। अवहट को अपभ्रंश से भिन्न मानने वाले विद्वान इसे प्राचीन हिंदी रूप मानते हैं। स्पष्टतः अवहट को ही हिंदी और अपभ्रंश को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। तो मित्रों, अपभ्रंश से हिंदी के बीच में भी एकाएक परिवर्तन नहीं हुआ। उक्त उदाहरण के माध्यम से मैंने वो बात समझाई आपको कि हिंदी और अवहट को जोड़ने वाली एक कड़ी थी, हिंदी और अपभ्रंश को जोड़ने वाली एक कड़ी थी जिसका नाम था अवहट, और अवहट शब्द का उल्लेख विद्यापति ने अपने साहित्य में किया है। तो मित्रों, आधुनिक काल में जो हिंदी का विकास हुआ है वो किस रूप में हुआ, इसको भी जानना नितांत आवश्यक है। देखिए,
हिंदी भाषा के इतिहास में ईस्वी सन 1000 से 1500 तक की समयावधि प्राचीन काल के नाम से जानी जाती है। केवल हिंदी भाषा का इतिहास देखने के बाद अब तक जो मैंने विवेचन किया है वो विवेचन आर्य भाषा के विकास को लेकर किया, समस्त आर्य भाषाओं की। अब हमें देखना है केवल हिंदी भाषा का विकास क्रम, और हिंदी भाषा के विकास क्रम के 3 चरण दिखाई देते हैं, और वे 3 चरण हैं प्राचीन कालीन हिंदी भाषा जिसका समय अवधि है ईस्वी सन 1000 से ईस्वी सन 1500 तक, मध्यकालीन आर्य भाषा मध्यकालीन हिंदी जिसका समय अवधि है ईस्वी सन 1500 से ईस्वी सन 1800 तक, और उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा जिसका समय अवधि है ईस्वी सन 1800 से ईस्वी सन 2020 तक। तो ये हिंदी भाषा का इतिहास क्रम जब हम देखते हैं, उसकी जो विकास यात्रा देखते हैं, अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि हिंदी भाषा की विकास यात्रा को समझाइए, हिंदी भाषा की विकास यात्रा स्पष्ट कीजिए, यह हिंदी भाषा का इतिहास समझाइए। ऐसे कई प्रश्न यहाँ पर आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि हिंदी भाषा का इतिहास समझाइए, हिंदी भाषा के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए, हिंदी भाषा के विकास क्रम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो उसमें से पहला पहलू है आदिकालीन या प्राचीन कालीन हिंदी जिसका समय है ईस्वी सन 1000 से ईस्वी सन 1500 तक। मित्रों, हिंदी भाषा के इतिहास में ईस्वी सन 1000 से 1500 तक की समयावधि आदिकालीन या प्राचीन काल के नाम से जानी जाती है। हिंदी भाषा के प्राचीन काल को ही आदिकाल तथा संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। संक्रांति यानी परिवर्तन काल। हिंदी भाषा के विकास के बारे में कोई निश्चित तिथि बताना असंभव का कार्य है। एकाध व्यक्ति की जन्म तिथि बताना, जन्म समय बताना आज संभव है, लेकिन एकाध भाषा की जन्म की तिथि बताना संभव नहीं है। भाषा एकाएक जन्म नहीं लेती। भाषा यह विकास के मार्ग से विकसित होती है धीरे धीरे। फिर भी विद्वानों के विचारों तथा उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डाला जा सकता है। हिंदी भाषा का आरंभ साहित्यिक संदर्भ के आधार पर लिया जा सकता है, साहित्यिक संदर्भ के आधार पर। हिंदी भाषा के प्राचीन काल में प्राप्त होने वाले तत्कालीन शिलालेख, ताम्रपत्र, तत्कालीन समय के राजपत्र और साहित्य के आधार पर हिंदी भाषा का विकास क्रम निश्चित किया गया। आरंभिक काल में हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, इसका पता इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और साहित्य के माध्यम से ही पता चलता है। मित्रों, हिंदी भाषा के विकास क्रम को सामने रखते समय विभिन्न पहलू हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखते समय हमारे सामने आते हैं। अब प्राचीन कालीन हिंदी या आदिकालीन हिंदी, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः
4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकालीन साहित्य, जिसके अंतर्गत बौद्ध, जैन, नाथ, इन तीनों के साथ साथ सिद्ध और रासों का भी साहित्य आदिकाल के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के बारे में विभिन्न मतांतर हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ईस्वी सन 750 से हिंदी में साहित्य लिखना शुरू हो गया। आचार्य शुक्ल जी 1050 बताते हैं। उसका नामकरण भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया। किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने वीरगाथा काल कहा। शुक्ल जी उसे वीरगाथा काल कहते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन उसे सिद्ध सामंत युग कहते हैं। यानी इतिहास के अंतर्गत जैसे 4 कालखंड है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कालखंड निर्माण हो गए। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं। काव्य के अंतर्गत यह स्थिति। गद्य के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद या प्रेमचंद युग, प्रगतिशील साहित्य, साठोत्तरी साहित्य या स्वातंत्र्य उत्तर युग। ये जो कालखंड हैं वो केवल साहित्य का आधार लेकर बनाए गए हिंदी में, हिंदी साहित्य के इतिहास में। लेकिन हिंदी भाषा का इतिहास के अंतर्गत इसको भी आधार माना गया और साथ ही साथ तत्कालीन राजशिष्टाचार के पत्र, ताम्रपत्र, शिलालेख आदि के आधार पर हिंदी भाषा के विकास क्रम को देखा गया। अब इस विकास क्रम को विभिन्न स्तर पर अगली 3 कड़ियों में आपके सम्मुख रखने का विवेचन के साथ प्रयास मैं करने जा रहा हूं। मित्रों, हिंदी भाषा की विकास यात्रा का यह पहला चरण, पहली कड़ी आपने बड़ी गंभीरता से सुनी। ये मानो कि उसकी भूमिका है। अब इस विकास क्रम को आगे चलकर आपके सम्मुख रखने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद।